नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं भैराराम बेनीवाल, सहायक प्रोफेसर हिंदी श्री परशुराम मदेरणा राजकीय महाविद्यालय भोपालगढ़। मेरे YouTube चैनल का नाम है भैराराम बेनीवाल। साथ में ये वीडियो आपको GC भोपालगढ़ चैनल पर भी उपलब्ध होंगे। प्रिय साथियों, मैं आज एक नए वीडियो यानी नए विषय की प्रकृति पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप ये वीडियो JNU जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से संबंध सभी राजकीय और निजी महाविद्यालयों एवं JNU के BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों तक पहुंचाने का कार्य करोगे। JNU से संबंध महाविद्यालय विश्वविद्यालय जो JNU है, ये पहले केवल शहर की सीमा तक सीमित था, लेकिन अब ये संभाग विवि के तौर पर कार्यरत हैं और बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में यदि कोई सरकारी महाविद्यालय है तो वो JNU से संबंध है। तो मेरे साथियों, आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को BA द्वितीय वर्ष के प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाएं, क्योंकि BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम एवं पुस्तकों पर विस्तृत चर्चा में लेकर उपस्थित हो रहा हूं। थोड़ी देर में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप सबको विदित है, कोविड दौर में यानी कोरोना के विकट दौर के कारण, कोरोना की महामारी के विकट दौर के कारण अनियमित कक्षाएं नहीं लग पाई हैं और अभी तक भी रेगुलर क्लासें स्टार्ट हो नहीं पाई। तो अधिकतर जो विद्यार्थी हैं, नियमित स्टूडेंट है या प्राइवेट स्टूडेंट है, ये प्राइवेट स्टूडेंट के लिए भी उपयोगी है ऐसा न ऐसा, तो उनके लिए ये वीडियो उपयोगी है और वो एक दशा और दिशा तय कर सकते हैं मुझे कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी पुस्तकें पढ़नी। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको ये वीडियो पूरा देखें, अंत तक बने रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब शुरू करते हैं, आओ चलते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों को विदित होगा कि हम आज चर्चा कर रहे हैं BA द्वितीय वर्ष की परीक्षा की योजना, अर्थात क्या तो योजना रहेगी, किस प्रकार पेपर रहेगा, पेपर में कैसे प्रश्न आएंगे, पाठ्यक्रम क्या है, पुस्तकें कौन सी है। ठीक है। तो जो BA द्वितीय वर्ष की परीक्षा योजना है, आगामी जो वर्तमान सत्र 2021 चल रहा है, उसमें हमारे विषय का क्या नाम है, हम हिंदी साहित्य पर चर्चा करने वाले हैं। हिंदी साहित्य के पेपर पर चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे साथियों, आप लोग हिंदी साहित्य के किस पेपर पर पहले चर्चा होगी? हिंदी साहित्य के 2 पेपर होते हैं, प्रथम और द्वितीय। पहले हम प्रथम पेपर पर चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, मेरे मित्रों, अपने प्रथम पेपर का नाम क्या है ये आपको याद होना चाहिए। हिंदी नाटक, निबंध तथा स्फुट गद्य विधाएं। स्फुट यानी फुटकर, छुटकर, जो अन्य जो संस्मरण, रेखा चित्र, डायरी, रिपोर्टाज, जीवनी, आत्मकथा, आलोचना, इनका नाम आपने सुना होगा। इसके बारे में नाटक का मुख्यतः हिंदी नाटक, निबंध और अन्य गद्य विधाएं। ठीक है। ओके साथियों, अब इसमें आपको क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, अर्थात पेपर में आपके एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया रहता है, जो नोट लिखा रहेगा कि यह प्रश्न पत्र कितने अंकों का होगा और कितनी समय अवधि होगी। ये पेपर 3 ओवर अर्थात 3 घंटे की अवधि का होगा और इस पेपर में अंकों की संख्या कितनी होगी, अंक कितने होंगे? 100। पेपर फर्स्ट 100 का, पेपर सेकंड 100 का। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। हाँ सा, अब जो दूसरी बात हम करने जा रहे हैं, वो दूसरी बात हम करने जा रहे हैं किसकी? निर्धारित पाठ्य पुस्तकें कौन सी है, आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के बारे में चर्चा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक ऐसी परंपरा बनी हुई है कि अधिकतर नियमित एवं प्राइवेट विद्यार्थी क्या करते हैं, यहाँ कुछ पासबुक्स मिलती है, गोल्डन सीरीज नाम की जोधपुर की पासबुक, उनको ले आते हैं, उठा लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हालांकि उनमें सामग्री ठीक ठाक है, लेकिन एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो अच्छे अंक नहीं देता है, क्योंकि आप पासबुक की लैंग्वेज लिखते हो, आपने साहित्य पढ़ा ही नहीं, आपने मूल ग्रंथ पढ़े ही नहीं, मूल विषय वस्तु की जो पुस्तकें थी, निर्धारित पाठ्य पुस्तकें, वो नहीं पढ़ी, इसलिए आपको अंक कम मिलते हैं।
तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप 200-300 रुपये केवल खर्च कर दें हिंदी के लिए, क्योंकि आप यदि नियमित स्टूडेंट हैं तो आपको लाइब्रेरी से ये पुस्तकें मिल सकती है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। हर महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में ये पुस्तकें उपलब्ध हैं। तो साथियों, चर्चा करते हैं कौन कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी हैं और जो लानी है। समय कम है, आपके एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए आज से ही आप नियमित अध्ययन शुरू कर दें। हल्का हल्का आप क्या करें, सुबह 3 घंटे, शाम को 2 घंटे पढ़ते हैं तो 2 या 1-1.5-2 घंटा हिंदी को दे दें। पहली पुस्तक जो आपको खरीदनी है, अजातशत्रु खरीदनी है। अजातशत्रु किस विधा की कृति है? अजातशत्रु नाटक विधा की कृति है और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। जो विद्यार्थी इतिहास से हैं उनको पता है ऐतिहासिक पात्र है अजातशत्रु। और प्रसाद ने अधिकतर नाटक ऐतिहासिक लिखे हैं, यानी ऐतिहासिक नायकों को लेकर ही, उन्हीं के ताने बाने को लेकर कथानक जो नाटकों का रहा है, विषय वस्तु रही है, वो ऐतिहासिक रही है। प्रसाद की नाटक ऐतिहासिक कसौटी पर खरे उतरते और प्रसाद प्रसिद्ध नाटककार भी हैं। प्रसाद ने सभी विधाओं के बारे में लिख लिया। प्रसाद ने साहित्य लिखा है, प्रसाद ने काव्य भी लिखा है, छायावाद के प्रसिद्ध कवि है, मूल स्तंभों में से एक है। प्रसाद की रचनाओं में आपने पढ़ा होगा कामायनी जैसा महाकाव्य लिखा हुआ है। प्रसाद ने झरना, आंसू, लहर, कामायनी, खूब सारी रचनाएं, कविताएं लिखी हैं। तो पहली किताब आपको अजातशत्रु, बिल्कुल छोटा सा एक जो नाटक है वो लाना है। दूसरी जो पुस्तक है आपको चेतना का संस्कार नाम की किताब है, वो लेके आनी है। लेकिन जब लाओ तो ध्यान रखना, इस चेतना के संस्कार पुस्तक के संपादक है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और इसके प्रकाशन कहाँ से होता है? सदानंद गुप्त वाणी प्रकाशन। सदानंद गुप्त वाणी प्रकाशक है, जो नई दिल्ली से प्रकाशित होता है, वहाँ से है। थोड़ी क्लास में हूँ, अब वो लाइव क्लास कोई चल रही, आधे घंटे में करूँ। तो मेरे मित्रों, माफ़ी चाहता हूँ, कोई अर्जेंट कॉल आ गया, इस वजह से उठा लिया। तो चेतना का संस्कार है, ये पुस्तक आपको खरीदनी है, इसके संपादक ये होने चाहिए। और तीसरी जो पुस्तक है प्रतिनिधि एकांकी संकलन, इसी नाम से किताबें हैं, नाम है जो अंडरलाइन किए हुए हैं, जो अलग कलर के गहरे लिखे हुए हैं, वो नाम है किताबों के। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका PDF मेरे से ले सकते हैं। PDF लेने के लिए आपको तरीका बता दूं, ये वीडियो YouTube पर मिलेगा। YouTube पर आपको क्या करना है, उस वीडियो के नीचे मैसेज करना है, वहाँ मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, उस ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम के ग्रुप से, तो आपको ये PDF में मिल जाएगा, प्रतिनिधि एकांकी संकलन। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, लेखक क्या संपादक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हैं। और ये है कहाँ से प्रकाशित? पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली से प्रकाशित। ये 3 पुस्तकें आपको इसकी लेनी है। प्रथम पेपर की, पेपर का नाम क्या था? हिंदी नाटक, निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं। चलिए आगे चलते हैं। अब इकाईवार विवरण पढ़ेंगे मेरे प्रिय साथियों, मित्रों। देखिए साथियों, इकाईवार, इकाई 1, इकाई जो फर्स्ट है, यहाँ थोड़े क्या एक संशोधन कर रहा हूँ मैं मेरे दोस्तों, यहाँ ये है, ये थोड़ी टाइप मिस्टेक है। अजातशत्रु, अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद का नाटक है, वो इकाई 1 रहेगा। इसको आपको पढ़ना है, इसी से प्रश्न आएंगे, छोटे बड़े सभी, और व्याख्या की भी आएगी। इकाई 2 है जो चेतना के संस्कार से है, और चेतना का संस्कार क्या है? ये निबंध संग्रह है। ध्यान रखिए साथियों, विशेष याद रखें, ये निबंध संग्रह है और इसमें से आपके कुछ निबंध कोर्स में है, पूरे नहीं हैं। तो निबंध कौन कौन से कोर्स में है, उन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, नंबर 1 जो निबंध है वो है, नंबर 1 जो निबंध है वो है होली है। होली है भाई, होली है। प्रताप नारायण मिश्र का लेखक है प्रताप नारायण मिश्र, और निबंध का नाम है होली है। तो मेरे साथियों, आप लोगों को इसका ध्यान रखना है। होली है निबंध आपके कोर्स में, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। इकाई जो 2 पढ़ रहे हैं उसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आप लोग आराम से देख पाएंगे। होली है 1 नंबर जो निबंध है वो कोर्स में है, होली है। दूसरा जो है बनाम लॉर्ड कर्जन, बाल मुकुंद गुप्त का व्यंग्य निबंध है। बाल मुकुंद गुप्त व्यंग्यकार भी हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे निबंध इन्होंने दिए हैं। हमारे
भारत पर अंग्रेज़ों का जब राज था और लॉर्ड कर्जन महोदय यहाँ पर वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, तो उस दौरान ये एक व्यंग्यात्मक रचना है, ध्यान से देखिए। फिर है रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध श्रद्धा भक्ति। श्रद्धा किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, श्रद्धा और भक्ति में किसे क्या अंतर है। रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह चिंतामणि नाम से प्रकाशित है। ये प्रसिद्ध प्रश्न आ भी सकता है, यदि छोटा प्रश्न आए, चिंतामणि के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं, 1 से लेके 4 तक। तो जो चिंतामणि का भाग 1 है, उससे श्रद्धा भक्ति निबंध लिया। चिंतामणि भाग 1 में 17 निबंध और आलोच्य विषय वस्तुएं दी हुई है, जिसमें अलग अलग भाव एवं मनोविकारों के निबंध भी हैं और अन्य निबंध भी हैं। उसी में से तीसरा अध्याय है शायद श्रद्धा भक्ति। तो श्रद्धा और भक्ति में क्या अंतर है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। श्रद्धा किसे कहते हैं, भक्ति। फिर है 4 नंबर अशोक के फूल। यहाँ थोड़ा फल्लू लिखा हुआ है, ये मिस प्रिंट हो रहा है, फूल है, आप इसे अशोक के फूल पढ़े। 4 नंबर जो निबंध है अशोक के फूल है और इनके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, शॉर्ट फॉर्म में HPD। क्योंकि द्विवेदी 2 प्रसिद्ध चलते हैं हमारे, एक महावीर प्रसाद द्विवेदी MPD, वो सीनियर हैं, और उनके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी बहुत अच्छे आलोचक हुए हैं। द्विवेदी जी का एक उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हुआ, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। ये 3 इनके क्या है उपन्यास प्रसिद्ध हैं जो चलते हैं। और इनके निबंध है कुटज, अशोक के फूल, ये क्या है ललित निबंध श्रेणी में आते हैं। प्रकृति का विवरण बहुत विस्तार से इन्होंने किया है। अशोक जो भारतीय राष्ट्रीय वृक्ष है, उनके फूलों का विवरण दिया हुआ है। यहाँ पर एक वर्तमान में एक लंबा सा पेड़ होता है जो बिल्कुल सीधा रहता है और इस तरह से जो फैला हुआ होता है, घरों के आगे लगा हुआ है, उस वृक्ष को अशोक नाम दे दिया जाता है। हालांकि उसे आजकल अशोक ही कह रहे हैं, लेकिन जो साहित्य में अशोक वृक्ष का विवरण है या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो अशोक के वृक्ष का विवरण दिया है, वो ये वृक्ष नहीं है, वो अलग वृक्ष हैं। आप इस निबंध को पढ़ोगे, इसकी भाषा में थोड़ी तत्सम शब्दों की प्रधानता है, लेकिन आराम से आपको समझ में आ जाएगा 2 बार पढ़ोगे। अशोक के फूल। फिर जो 5वां निबंध इसमें है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र का प्रसिद्ध निबंध है। तो ये आपकी इकाई 2 है और इसी किताब से ये 5 निबंध आपके कोर्स में हैं। अब आप देखिए इकाई 3 के बारे में पढ़ते हैं। इकाई 3 का क्या नाम है? इकाई 3 में प्रतिनिधि एकांकी संकलन नाम की किताब है, आपको वो पढ़नी है। प्रतिनिधि एकांकी संकलन। एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? एकांकी में 1 ही अंक होता है, जबकि नाटक में 3 अंक होते हैं। अर्थात जो संबंध कहानी और उपन्यास में है, वही संबंध नाटक और एकांकी में है। नाटक बड़ा रूप, एकांकी छोटा, जैसे उपन्यास बड़ा रूप, कहानी छोटा रूप। ओके साथियों, अब आप लोग देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं चलता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देखिए, 2 इकाइयां रही है, हमने 3 इकाइयों पर चर्चा कर ली है। 2 इकाइयां है, इकाई 4 और इकाई 5। इकाई 4 किस हेतु है? इकाई 4 है द्रुत पाठ के लिए, और द्रुत पाठ के लिए निर्धारित कवि कौन कौन से हैं? नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इन्होंने ही अपने एक भाषण में कहा था कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा के ज्ञान के मिटत नहीं ये को शूल। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, भाषा के बड़े हिमायती थे। इन्होंने कहा जो नवीन गद्य विधाएं हैं, पहले शुरुआत इन्होंने ही की थी और सब पर भरमारी से लिखा था, खूब लिखा था। चाहे नाटकों का अनुवाद हो, चाहे मूल नाटक हो, अंधेर नगरी आप इनका ही नाटक है, विस्मस्य विस्मोषधम इनका ही है, और खूब सारे नाटक इन्होंने लिखे हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र पहले। दूसरे हैं, मैंने कहा था MPD, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने द्विवेदी युग का परिवर्तन किया था। जो द्विवेदी युग की समयावधि क्या है आप सबको विदित होगा। सन 1900 से लेके 1920 तक का जो काल है हिंदी साहित्य में, ये क्या कहलाता है? द्विवेदी युग नाम से प्रचलित है। और द्विवेदी युग है
इसी युग में एक सरस्वती नाम की पत्रिका भी निकलती थी, जिसका संपादन 1903 से लेके 20 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। और इस पत्रिका के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक महत्वपूर्ण कार्य और किया था। वो क्या कार्य था? वो महत्वपूर्ण कार्य था महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा हिंदी भाषा, हिंदी वर्तनी एवं हिंदी की जो लेखन शैली में है उनमें वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, व्याकरणिक अशुद्धियों को सुधार करना। उन्होंने अपने समय के जो प्रसिद्ध लेखक थे उनको अलग अलग विषयों पर निर्देश देकर साहित्य लिखाया। जैसे मैथिली शरण गुप्त का नाम है, तो मैथिली शरण गुप्त को और अन्य कवियों को निर्देश देकर जिन विषयों पर साहित्य नहीं लिखा हुआ था उन विषयों पर साहित्य भी लिखवाने हेतु दिशा निर्देश दिए। इन्होंने हिंदी के प्रसिद्ध कवियों के गुरु के रूप में कार्य किया, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य किया। तो हिंदी साहित्य के लिए ये खुद अमूल्य धरोहर हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। और फिर है तीसरे सरदार पूर्ण सिंह, जो तीसरे अपने गद्यकार हैं सरदार पूर्ण सिंह। इनके भी निबंध बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। तो आप लोग इकाई 4 में इन 3 द्रुत पाठों का अध्ययन करेंगे। मैं इनके ऊपर अलग से वीडियो दूंगा आपको इस तरह से सहायक सामग्री के साथ डिजिटल बोर्ड पर ही, लेकिन अभी मैं सिर्फ पाठ्यक्रम पर चर्चा करूँ। मेरे प्रिय साथियों, द्रुत पाठ हेतु जो निर्धारित है 5वीं इकाई में भी द्रुत पाठ है। और द्रुत पाठ में पहले जो है गद्यकार वो रावल सांकृत्यायन है। रावल सांकृत्यायन कौन हुए हैं, कहाँ के हैं, इनकी क्या प्रसिद्ध है? रावल सांकृत्यायन की आत्मकथाएं हैं, इनके यात्रा वृत्तांत बहुत, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी रूस यात्रा, इस प्रकार के बहुत सारे यात्रा वृत्तांत हैं। और इनके लिए एक और शब्द आता है घुमक्कड़ शास्त्र। ये घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता भी हैं, क्योंकि इन्होंने घुमक्कड़ किसे कहते हैं? अधिक घूमने फिरने वाला। इनका यायावरी जीवन रहा है, ये घूमते रहे हैं। राहुल सांकृत्यायन नेपाल लगभग विश्व के सभी लगभग मुख्य देश हैं उनमें यात्राएं की और उनका वृत्तांत लिखा। उसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी जी, ये बहुत अच्छे निबंधकार भी हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। इनके कुछ प्रसिद्ध निबंध हैं वो आप पढ़ेंगे और इनका परिचय भी पढ़ेंगे। द्रुत पाठ के बारे में आपको एक और जानकारी दे दूं, ऐसा पाठ जो द्रुत गति से पढ़ जाओ। यहाँ पर जो लेखकों का विवरण दिया जा रहा है मेरे साथियों, इन लेखकों के बारे में आपको जीवन परिचय का पता होना चाहिए, इनके रचना संसार की पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, फिर इनके साहित्य की क्या विशेषताएं थी, भाषा शैली की क्या विशेषताएं थी, कौन सी कृतियाँ प्रसिद्ध थी। यहाँ से छोटे प्रश्न आएंगे 2-2, अर्थात 4 तो छोटे प्रश्न, 4 की जगह 5 भी आ सकते हैं। और फिर आलोचनात्मक बड़े प्रश्न भी 250 शब्दों के पूछे जाएंगे। 250 शब्दों वाले प्रश्नों के अंक होंगे 7-7 और छोटे प्रश्न होंगे 2-2। तो 7-7 के तो 2 प्रश्न बड़े आ गए इधर इधर दोनों में, और फिर छोटे प्रश्न भी आ जाएंगे। ओके, तो जो लास्ट है शरद जोशी, ये व्यंग्यकार है, इनकी व्यंग्य रचना भी प्रसिद्ध है, निबंध व्यंग्यकार हैं। इनकी शरद जोशी की एक व्यंग्य रचना है प्रसिद्ध, उसका नाम है जीप पर सवार इल्लियां। जीप पर सवार इल्लियां एक वन विभाग की कहो या कोई भी विभाग है, खाद्य या रसद विभाग की टीम होती है, वो खेत में जाती है, चने का खेत होता है, निरीक्षण करने के मौका मुआवने वो जीप में ही चने के खेत से वो चने के पके हुए पौधे उपाड़ के ले आती है और खाने लग जाती है। तो इस प्रकार व्यंग्य कसा गया है कि जीप पर सवार इल्लियां। इल्लियां किसे कहते हैं? जो धान खाती है। तो ये 5 यूनिट हुई, उन पर हमारी चर्चा हुई। प्रिय साथियों, आगे बढ़ते हैं। टेस्ट पेपर की चर्चा हमारी चल रही है। अब मैं बता रहा हूं आपको अंक विभाजन योजना क्या है, प्रश्न पत्र एवं अंक विभाजन योजना। तो प्रश्न कैसे आएंगे और अंक विभाजन की क्या योजना रहेगी। नंबर 1 है खंड क। खंड क में क्या होगा, आप ऐसे समझ लीजिए कि प्रत्येक इकाई से 2-2 छोटे प्रश्न आएंगे। कुल कितने आएंगे? 10 प्रश्न आएंगे। वो लघुत्तरी होंगे और 30 शब्दों में होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, टोटल 20 अंक। अर्थात प्रत्येक इकाई से 5 इकाइयां हैं, 5 इकाइयों से कितने प्रश्न आएंगे? 2-2। तो टोटल प्रश्न कितने होंगे? 10। 10 इंटू अंक कितने? 2। नंबर कितने हो गए? 20। अर्थात आपको जो भी विषय वस्तु मैंने बताई अभी तक 5 यूनिट में, उनको पूरी डिटेल से पढ़ना है, ताकि आप जो छोटे प्रश्न लघुत्तरी या तो लघुत्तरी प्रश्न आए वो आराम से हल कर सको। और इनके उत्तर आपको 3 लाइन से बड़े नहीं देने। कुछ तो सीधे उत्तर होंगे, सन पूछ लेंगे, नाम पूछ लेंगे, कोई रचना का नाम पूछ लेंगे, कोई 2 रचनाओं के नाम, ऐसे।
फिर है खंड ख, इकाई 1 2 3। ध्यान से समझिए, 1 2 3 जो इकाइयां थी, 1 2 3 में क्या था, एक में नाटक था, एक में एकांकी थी, एक में निबंध थे। 5 निबंध, 5 एकांकियां और एक 5 एकांकिया का मतलब प्रतिनिधि एकांकी संकलन जो पुस्तक थी उसमें से। और इन 3 जो पुस्तकें बताई मैंने आपको, इन 3 पुस्तकों की जो 3 यूनिट है, पहली दूसरी तीसरी, इनमें से क्या आएगी, विकल्प सहित क्या आएगी, एक एक, अर्थात कुल 3 व्याख्या आएगी। ध्यान से समझिए, पहली दूसरी तीसरी जो पुस्तक हैं, तीनों पुस्तकों में से, तीनों यूनिट में से 3 व्याख्याएं आएगी, लेकिन आएगी विकल्प सहित, कोई 2 में से एक करनी है, अर्थात टोटल 3 तो व्याख्याएं होगी। फिर इकाई 4 और 5 में से जो निर्धारित गद्य काट है द्रुत पाठ के, उनमें से विकल्प सहित एक एक प्रश्न, कुल कितने प्रश्न आएंगे, 2। तो 2 प्रश्न यहाँ से हो गए और 3 व्याख्या, 2 प्रश्न, टोटल 5 हो गए। इस खंड ख में ये मैंने क की चर्चा की थी, ये ख की चर्चा हो गई, ये व्याख्याएं हो गई कितनी, 3, प्रश्न हो गए द्रुत पाठ में से कितने, 2। आप ध्यान रखें, इनमें सब में विकल्प रहेगा, बिना विकल्प कोई नहीं। विकल्प का मतलब कोई 2 में से एक करनी। अब ये 5 है, इन 5 के अंक कितने, 7, टोटल कितने नंबर हो गए, 35, ये दिए हुए देखिए। और इनकी शब्द सीमा कितनी है, 250, 250 में। तो 5 × 7 35 अंक होंगे। यहाँ पर अ पर बिंदी यहाँ लगेगी, ये बिंदी गलत है। तो मेरे साथियों 35 नंबर का ये हो गया 20। अब देखिए खंड ख, किस पर चर्चा कर रहा हूं मैं, खंड ख पर चर्चा कर रहा हूं। ख के बाद खंड ग, लास्ट जो ग है, पेपर 3 हिस्सों में विभाजित होता है, प्रश्न पत्र 3 हिस्सों में विभाजित है। तीसरा हिस्सा ग है। इकाई 1 2 और 3 में जितने भी निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं और रचनाएं हैं, उनमें से कितने, 5 आलोचनात्मक प्रश्न, महत्वपूर्ण इकाई है, ये महत्वपूर्ण भाग है पेपर का। 5 आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और उनमें से किन्हीं 3 के ही उत्तर आपको देने, केवल 3 के उत्तर देने मेरे दोस्तों। कितने, 3 के, 5 में से 3 के। लेकिन इनकी शब्द सीमा कितनी होगी, प्रश्न 5 पूछे जाएंगे, करने कितने, कोई 3, आपकी इच्छा जो 3 कर लीजिए। इन तीनों के अंक कितने हो गए, 15 अंक का एक है, ये निबंधात्मक प्रश्न है, 45 अंक ये हो गए। टोटल 500 शब्दों में लिखना है। तो इस तरह से ये 100 अंकों का पेपर है, 3 हिस्सों में बांटा हुआ था। कौन कौन से, वापस समझिए, 20 नंबर के लघुत्तरी या अति लघुत्तरी प्रश्न आएंगे और 35 नंबर के क्या आएंगे, व्याख्या। 35, ये 5 लिखा हुआ है, वापस बता देता हूँ। 35 नंबर की क्या रहेगी, 3 तो व्याख्याएं रहेगी, 2 क्या है, टिप्पणी परक जो द्रुत पाठ है वहां से प्रश्न आएंगे। और यहाँ पर 45 अंक के निबंधात्मक 3 प्रश्न है। ये इस तरह से 100 अंक है। यदि आप योजना बनाकर पढ़ते हो, सिस्टम से पढ़ते हो, पुस्तकें पढ़ते हो, तो आप 100 में से 90+ तक अंक प्राप्त कर सकते हो। तो ये तो हुआ BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य JNU पाठ्यक्रम और पुस्तकों पर चर्चा, योजना, व्यू रचना कैसे पढ़ना है। इस वीडियो को अधिक से अधिक प्रेषित कर देना मेरे साथियों, क्योंकि जब आप अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो भेजोगे तो सभी जो छात्र हैं वो प्रभावित होंगे, लाभान्वित होंगे। मेरे साथियों एक छोटी सी चर्चा इसी फेस्ट पेपर पर और हमारी हो रही है। कुछ हेल्पिंग बुक्स है, हेल्प के लिए सहायक पुस्तकों की सूची मैं आपको दे रहा हूं। वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं समझिए मेरे साथियों। पुस्तकें कौन कौन सी है देखिए। सहायक पुस्तकें, नंबर 1 जयशंकर प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन जगन्नाथ। ये प्रसाद के जो नाटक हैं उनके बारे में है, शास्त्रीय अध्ययन है। नंबर 2 पुस्तक शर्मा प्रसाद, सॉरी यहाँ से ये जो शर्मा शब्द है ये कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। जगन्नाथ शर्मा नाम था, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ, जगन्नाथ शर्मा। दूसरा है प्रसाद की नाट्य कला, रामकृष्ण शुक्ल की दूसरी कृति। तीसरा है सिलीमुख, हिंदी निबंध का विकास। अरे यहाँ पर भी गबागब होगी, रामचंद्र जो सिलीमुख है ये शब्द यहाँ पर आएगा। ये थोड़ी क्या है कि जो फाइल बनाई है उस समय थोड़ी मिस्टेक रह गई जल्दबाजी में।
हिंदी निबंध का विकास ओंकारनाथ शर्मा, यहाँ पर भी ये शर्मा शब्द इधर जाएगा। फिर जो तीसरी के बाद में चौथी पुस्तक है हिंदी के प्रमुख निबंधकार रचना और शिल्प गणेश खर्रे की किताब है। और फिर पांचवी किताब यहाँ पर है हिंदी एकांकी सिद्धनाथ कुमार, और छठवीं है रावल सांकृत्यायन सर्जन और संगर उर्मिलेश। कुल मिलाकर ये जो सहायक पुस्तकें हैं, आप पूरे पेपर की जो विषय वस्तु हो थी उसको डिटेल से समझते हैं या समझना चाहते हैं तो उसके लिए ये आपके लिए बहुत शानदार पुस्तकें रहेगी। ये पाठ्य पुस्तक और पूरे पाठ्यक्रम, अंक योजना और व्यू रचना पर हमारी चर्चा हुई। पहले पेपर हिंदी साहित्य के, दूसरा पेपर क्या है समझिए। तो एक बार जितने भी साथी यहाँ वीडियो देख रहे हैं उनका मैं और हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। निवेदन एक ही है कि एक एक विद्यार्थी जो सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य का है उस तक ये वीडियो पहुँचाए ताकि वो कम समय में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। आप लोगों को पता है ग्रेजुएशन में यदि कम प्रतिशत बन गए तो आपको पता है आप कहीं आगे कामयाब नहीं हो पाओगे, हर जगह रोड़ा अटकाया जाएगा। आपको पता होगा प्रोफेसर बनने के लिए एकेडमिक रिकॉर्ड का एक फॉर्मूला है, वहाँ पर यदि आपके ग्रेजुएशन में कम प्रतिशत है तो आप परीक्षा देने लायक नहीं हैं। हाँ तो साथियों, अब हम सेकंड पेपर पर चर्चा करेंगे। सेकंड पेपर बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य JNVU। प्रिय साथियों, द्वितीय जो पेपर है वो 20-21 हिंदी साहित्य सेकंड पेपर, इस पर हमारी चर्चा हो रही है। मेरे प्रिय साथियों, आप सबको विदित होगा, पेपर का नाम पता होना चाहिए। जैसे पहले पेपर का नाम था हिंदी निबंध, नाटक एवं अन्य गद्य विधाएं, वैसे ही दूसरे पेपर का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। ये पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आगे जाके करोगे हिंदी साहित्य की या हिंदी भाषा की, तो ये पेपर ही आगे काम आना है। यदि अब आप ढंग से पढ़ोगे तो ये जीवन भर आपके काम आने वाला पेपर है। तो प्रिय साथियों, इस पेपर को पढ़ने के लिए कौन कौन सी पुस्तकें हैं और क्या इनकी योजनाएं रहेगी, पूरा मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। तो देखिए, यहाँ पर एक नोट लगाकर बात लिखी हुई है। वो क्या बात लिखी हुई है कि यह प्रश्न पत्र भी 3 घंटे का होगा और इसमें भी अंक कितने होंगे 100। ओके, हाँ, अब मैं बात करता हूँ इकाई 1 से क्रमवार सिलेबस की ओर चर्चा करते हुए आगे बढ़ता हूँ। प्रिय साथियों देखिए, इकाई 1 में क्या विषय वस्तु दी हुई। इकाई 1 में आपको हिंदी भाषा, हिंदी की मूल आकार भाषाएं या आकर भाषाएं लिखा हुआ थोड़ा अशुद्ध है, आकार भाषाएं होगा। हिंदी की मूल आकार भाषाएं कौन कौन सी है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश का परिचय एवं विशेषताएं, यहाँ पर ये स है। देखिए, आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी भाषा के बारे में जानकारी दे देता हूँ। आप लोग इधर देखिए, आपको पता होगा प्राचीन काल में संस्कृत भाषा प्रचलित थी। संस्कृत के 2 रूप चलते थे। एक रूप का नाम था वैदिक संस्कृत और दूसरे रूप का नाम था लौकिक संस्कृत। वैदिक और लौकिक संस्कृत नाम से 2 जो रूप चलते थे। आप देखिए, जो वैदिक संस्कृत थी उसकी समय अवधि क्या थी, मैं अलग कलर के पेन से लिख के बताता हूँ। वैदिक संस्कृत 1500 BC से लेके कितने तक चलता था, 1000 BC तक चलता था वैदिक संस्कृत। थोड़ा मैं अब इसको छोटा करूँगा, अब यहाँ पर बताऊँगा। ये तो वैदिक संस्कृत हुई। लौकिक संस्कृत की समय अवधि क्या रही थी, 1000 BC से लेके 500 BC तक चलती थी। BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पूर्व। तो वैदिक और लौकिक संस्कृत के 2 भेद हैं। ये क्या है, हिंदी की मूल आकार, यानी हिंदी कैसे उत्पन्न हुई, हिंदी की माँ कौन है। अभी मैं बात करता हूँ तो आप सब बता दो कि हिंदी की माँ कौन है, संस्कृत। अंग्रेजी की माँ कौन है, लैटिन। तो चलिए मेरे साथियों, वैदिक संस्कृत में वेद वगैरह लिखे गए, वेद ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह, और जो लौकिक संस्कृत है उसमें रामायण महाभारत आदि लिखे गए हैं। उसके बाद आगे जो ये तो हुई 1 नंबर भाषा या संस्कृत का था। तो वैदिक और लौकिक संस्कृत में अंतर और इनकी मूल विशेषताएं और इनका परिचय आपके पास होना चाहिए। दूसरी जो भाषा आती है वो है पाली भाषा, और पाली भाषा का समय क्या है, पाली का यहाँ पर लिखा हुआ, पाली संस्कृत के जस्ट बाद पाली आई। पाली का समय थे 500 BC से लेके 1 AD तक। हर 500 साल बाद भाषा में बदलाव हुआ।
और ये जो मैं अध्ययन बता रहा हूँ ये प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक मैक्स म्यूलर की जो विभाजन किया हुआ है वो बता रहा हूँ मैं। उसके बाद पाली के बाद में प्राकृत भाषा आई है। तो पाली के बाद में प्राकृत भाषा आई, उसकी समय अवधि क्या 1 एडी से लेके 500 एडी तक, अर्थात ईस्वी सन 1 से लेके 500 तक प्राकृत भाषा का प्रचलन रहा। प्राकृत के पाली के प्राकृत के अलग अलग रूप भी चलते हैं। पाली और प्राकृत में जैन एवं बुद्ध धर्म की अलग अलग रचनाएं लिखी गई थी। तो जैन एवं बौद्ध धर्म के बारे में इनका विवरण था। और 4 नंबर का मैटर मैं इधर समझा रहा हूँ साथियों आपको। 4 नंबर यहाँ पर जो नाम दिया हुआ वो कौन सा है? अपभ्रंश भाषा का नाम दिया हुआ है। और अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ है? बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश का अर्थ है बिगड़ा हुआ। और इसकी समय अवधि कितनी है? 501 से लेके 1000 एडी तक। 500 से लेके 1000 एडी तक अपभ्रंश भाषा चली थी, आप सबको पता होगा। और अब अपभ्रंश के भेदों से ही हिंदी का जन्म हुआ। अपभ्रंश के टोटल 6 भेद है। शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी, खस, ब्राह्मण, महाराष्ट्री। ये अपभ्रंश के जो भेद थे इन्हीं से हिंदी की 18 बोलियां और 6 उपभाषाओं का विकास हुआ। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल हम अलग क्लास में पढ़ेंगे। ये इकाई 1 के अंदर पहले बिंदु में ये मैटर दिया हुआ है। आगे मैं बढ़ता हूँ साथियों। आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच सकते हैं। मैं इसको जूम आउट करता हूँ, थोड़ा कम कर देता हूँ, आप खींच सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ता हूँ। अभी 1 नंबर इकाई में और मैटर दिया हुआ है, वो क्या है? हिंदी का उद्भव और विकास। हिंदी कैसे उत्पन्न हुई मैंने अभी बताया था, एक बार और क्रम बता रहा हूँ। संस्कृत, वापस देखिए हिंदी कहाँ से उत्पन्न हुई। संस्कृत के बाद में कौन सी भाषा आई? पाली। पाली के बाद में कौन सी भाषा आई? प्राकृत। प्राकृत के बाद में कौन सी भाषा आई? अपभ्रंश। अब ध्यानपूर्वक समझिए, मैंने कहा था अपभ्रंश की अलग अलग भेद हुए हैं। एक भेद का नाम था शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश को याद रखिए आप। शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश की, शौरसेनी अपभ्रंश की एक शाखा है, उपभाषा है, जिसे कहते हैं पश्चिमी हिंदी। ठीक है, शौरसेनी अपभ्रंश की शाखा का नाम है पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी है, उसके अंतर्गत मैं थोड़ा कलर अलग पेन लेता हूँ। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां थी। एक बोली का नाम था, क्या नाम था एक बोली का? खड़ी बोली। क्या नाम था? खड़ी बोली। इसी खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या था? कोरवी। खड़ी बोली जो या कोरवी कहो, ये ही आज की हिंदी है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, विकास किस प्रकार हुआ, ये पढ़ना है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक। ये बात है यहाँ पर 1500 BC की, यानी ईसा पूर्व 1500, और यहाँ पर सन 1000 के आसपास हिंदी का उत्पत्ति हुई है, ईस्वी सन 1000। तो साथियों ये ध्यान रखें, समझ में आया होगा। तो पहली इकाई में ये है, और पहली ही इकाई में आगे हिंदी और उसकी बोलियों का सामान्य परिचय। हिंदी की कितनी बोलियां प्रचलित हैं? 18 बोलियां प्रचलित है और 6 उपभाषाएं, पश्चिम हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी। तो पश्चिम हिंदी की बात करूं तो उसमें कौन कौन सी बोलियां हैं? जैसे ब्रज बोली, ब्रज बोली नहीं कह के भाषा कहलाई जाती है, ब्रज है, अपने हरियाणवी या बांगरू है, खड़ी बोली या कोरवी है, कन्नौजी है। तो इनका ध्यान रखना है। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी में 2 है, कुमाऊनी है, गढ़वाली। तो इनका आपको पूरा अध्ययन करना है। ये इकाई 1 की बात हुई। इकाई 2 में हिंदी भाषा के विविध रूप। हिंदी भाषा के विविध रूप कौन कौन से हैं? नंबर 1 बोलचाल की भाषा, जिसमें आम बातचीत की जा रही है, वो बोलचाल की भाषा कहलाती। नंबर 2 राजभाषा। राजभाषा का अर्थ है राजकाज, अर्थात सरकारी कार्यों में जितने में भी पत्र व्यवहार में जो भाषा प्रयुक्त की जा रही है वो राजकाज की भाषा कहलाती है। फिर है रचनात्मक भाषा, यानी कवियों के द्वारा लेखन शैली में रचनात्मक रूप से अलग अलग नए नए कार्य करने के लिए जो भाषा है वो। और राष्ट्रभाषा, यानी पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करने वाली भाषा, जिससे राष्ट्र भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हो।
आप सबको पता है हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन सही मायने में आज भी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है, यानी राष्ट्रभाषा के अधिकारिणी पद पर हम लोगों ने उसको बिठाया नहीं है, जिसकी मूल वजह हिंदी के प्रोफेसर और हिंदी के अध्यापकों के बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी विसंगति है। और इसमें सबसे बड़ा संविधान में एक क्लू डाला गया था कि 10 वर्षों तक, जब संविधान लागू हुआ था, राष्ट्रभाषा राजभाषा हिंदी 14 सितंबर 1949 को लागू की गई थी, उस दिन एक नियम डाल दिया गया कि आगामी 10-15 वर्षों तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी होता रहेगा। वो अभी तक होता जा रहा है और धीरे धीरे संसद, विधानसभाओं में और मैंने न्यायालयों में, न्यायपालिका पूरी में अंग्रेजी भाषा का बोलबाला है। चलिए, तो ये हुआ राजभाषा। संपर्क भाषा का मतलब है दो अलग अलग राज्यों के व्यक्ति आपस में जो बातचीत करते हैं, संपर्क करते हैं, वो संपर्क भाषा। और संचार भाषा यानी संचार माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया एवं रेडियो वगैरह में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो पहला कई दो में जो बिंदु है ये है हिंदी के विविध रूप। दूसरा जो है हिंदी शब्द भंडार। हिंदी शब्द भंडार का मतलब हिंदी के शब्दों को, भंडारों के बारे में चर्चा करनी है। कहाँ कहाँ से हिंदी के शब्द लिए गए, स्रोत क्या है, हिंदी के स्रोत, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। 5 भाग है। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम का मतलब क्या है? तत्सम का मतलब है हिंदी की माँ संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिए हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में आते आते रूप परिवर्तित हो गया है, वो तद्भव कहलाते हैं। तीसरा है इसमें देशज शब्द। देशज यानी स्थानीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार जिन शब्दों का निर्माण कर लिया है, वो देशज शब्द कहलाते हैं। और फिर है चौथा आगत शब्दावली। आगत शब्दावली का मतलब क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार में यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं दी हुई 351 में कि देश अन्य भाषाओं से, यानी विश्व के अन्य किसी देश की भाषा से कोई भी शब्द या कोई भी ध्वनि ग्रहण कर सकता है। तो हमने कुछ तक शब्दावली को आगत किया है, कुछ वर्णों को भी आगत किया है, अर्थात अपनाया है, वो कहलाती आगत शब्दावली। ओके, तो ये आपको इस, मैं यहाँ पर अब थोड़ा इसको साफ कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। तो इकाई 2 को कितने भागों में बांटा गया है? पहला भाग तो ये हो गया, दूसरा भाग आपको ये पढ़ लिया, हाँ, और तीसरा भाग है ये देवनागरी लिपि उद्भव और विकास एवं मानक रूप। इसके लिए आपको एक पुस्तक सजेस्ट करूंगा। शिक्षा मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला के लिए एक पुस्तक जारी की गई, जिसका नाम है देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। ये सबसे पहले 1983 में शुरू हुई थी। इसका प्रकाशन पुस्तक का 2016 का मिल रहा है और 2019 में कुछ संशोधन किए गए, जिसका ई संस्करण भी मौजूद है। आप निःशुल्क रूप से इंटरनेट से केंद्रीय हिंदी निदेशालय के होम पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब हम चर्चा कर रहे हैं इकाई 3 हिंदी साहित्य का इतिहास। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल, विभाजन, नामकरण, कितने काल हैं, उनका अध्ययन करेंगे। मैं इस क्लास जो पाठ्यक्रम पर चर्चा हो रही है उस पर थोड़ी विस्तार से चर्चा नहीं करके संक्षेप में करूंगा, क्योंकि इन सब टॉपिक पर मेरी पहले बाद में चर्चा होनी है। ओके, तो हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आदिकाल जो है उसका सीमांकन, यानी आदिकाल का प्रारंभ कहाँ से कहाँ तक माना गया, विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या माना है, पहला कवि कौन सा माना गया, पहला महाकाव्य कौन सा है। जैसे हिंदी के पहले महाकाव्य पर चर्चा करें तो ज़्यादातर विद्वान एक मत है, चंद्र बद्दाई हिंदी के पहले महाकवि है और पृथ्वीराज रासो हिंदी का। हालांकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए। और आदिकाल नामकरण किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया या रामचंद्र शुक्ल ने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाद में धीरे धीरे सभी मतदान इस विद्वान हैं जो हिंदी के आलोचक है वो एक मत होते गए। अब आगे लेते हैं अपन। हाँ, तो मेरे प्रिय साथियों आगे देखिए, इसी इकाई में, यानी इसी इकाई में अर्थात 3 नंबर इकाई में कुछ मैटर और है। आदिकाल का सीमांकन और नामकरण के बारे में हमने वहाँ पर पढ़ा।
फिर है आदिकाल की परिस्थितियां। आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण, आदिकालीन साहित्य को 5-6 भागों में बांटा गया है। रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, इस तरह से। तो वो वर्गीकरण और परिस्थितियां क्या थी, किस कारण आदिकालीन साहित्य उत्पन्न हुआ, प्रमुख काव्य धाराओं का परिचय एवं वैशिष्ट्य। यहाँ षटकोण वाला शय नहीं होके कौन सा है, मूर्धन्य शय, जिसे शंकर वाला शय कहते हैं। यहाँ पर भी यही है, थोड़ा मिस्टेक है। विशिष्ट रचनाकारों का सामान्य परिचय, यहाँ पृथ्वीराज रासो है, जिसके विशिष्ट रचनाकारों में चंद्र बरदाई है, जग नरपति नाले है। यहीं पर अमीर खुसरो भी आते हैं, लास्ट में अमीर खुसरो है, विद्यापति है, कवि कल्लोल है, ढोला मरूरा दुआ। ठीक है, तो इनका मूल रूप से आपको अध्ययन करना है। फिर है इकाई 4। मेरे प्रिय साथियों, इकाई 4 में आपको क्या पढ़ना है, देखिए इकाई 4 है जो भक्ति काल से संबंधित है। हिंदी साहित्य के इतिहास के दूसरे कालखंड का नाम है भक्ति काल, जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। और भक्ति काल का विभाजन यहाँ पर मेरे प्रिय साथियों देखिए, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर हुआ है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख उपनिषद में हुआ है, जिसका नाम है श्वेताश्वर उपनिषद। वहां पर भक्ति शब्द आया है। अब मेरे साथियों देखिए, भक्ति 2 भागों में बांटी गई। भक्ति 2 भागों में बांटी गई, अर्थात भक्ति कितने प्रकार की होती है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण और सगुण भक्ति। मेरे प्रिय साथियों देखिए, निर्गुण और सगुण भक्ति, ठीक है, निर्गुण और सगुण भक्ति। अब इन निर्गुण के फिर 2 भेद किए गए हैं। प्रिय साथियों समझिए कौन कौन से भेद किए गए हैं। निर्गुण के फिर 2 भेद, अर्थात निर्गुण में 2 शाखाएं चलती है। पहली शाखा का नाम है ज्ञानाश्रयी, मैं थोड़ा संक्षेप में लिख रहा हूँ, ज्ञानाश्रयी शाखा या ज्ञान मार्गी शाखा, और दूसरी का नाम है प्रेमाश्रयी शाखा या प्रेम मार्गी शाखा। प्रिय साथियों, ज्ञानाश्रयी ज्ञान मार्गी, प्रेमाश्रयी प्रेम मार्गी, इनके और नाम है, आप बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। भक्ति काल का मैं वर्गीकरण बता रहा हूँ, 4 भागों में भक्ति काल की रचनाओं का वर्णन पढ़ेंगे। ज्ञानाश्रयी जो शाखा है, इसका अन्य नाम क्या कहते हैं, संत काव्य। और जो प्रेमाश्रयी शाखा है, इसका अन्य नाम क्या है, सूफी काव्य। इस जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, उसके प्रतिनिधि कवि कौन हुए हैं प्रिय साथियों, इसके प्रतिनिधि कवि कौन है, कबीर हैं। और जो सूफी है, इस साहित्य के सूफी साहित्य के प्रतिनिधि कवि कौन हुए हैं, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये मैंने निर्गुण भक्ति को बांटा है, एक तो ज्ञानाश्रयी, दूसरा प्रेमाश्रयी, ये सब उपनाम। अब सगुण के लिए मैं इधर विवरण लिख रहा हूं। जो सगुण भक्ति शाखा है, उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक का नाम है रामाश्रयी, अर्थात राम भक्ति काव्य, राम भक्त जितने भी हुए हैं उनका काव्य। और दूसरा है कृष्णाश्रयी, कृष्णाश्रयी या कृष्ण भक्त कवि, ठीक है, कृष्ण भक्त या कृष्णाश्रयी। अब देखिए, राम भक्ति जो काव्य है, उसके प्रतिनिधि कवि कौन हुए हैं, आचार्य तुलसी। तुलसीदास का रामचरितमानस आदर्श ग्रंथ है, और ये तुलसी प्रतिनिधि कवि रामाश्रयी शाखा के, राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि हुए। कृष्ण भक्ति शाखा है, वो उनके प्रतिनिधि कवि कौन हुए, सूरदास हुए हैं। सूरदास का सूरसारावली ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, 3 ग्रंथ हैं। तो ये हमने भक्ति के बारे में विवरण पढ़ा। वापस समझिए, मैं भक्ति काल की बात कर रहा हूँ। भक्ति काल के 2 हिस्से हैं, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति। निर्गुण के भी 2 हिस्से, सगुण के भी 2 हिस्से, 4 प्रतिनिधि कवियों का विवरण है। तो अब आगे देखिए। तो प्रिय साथियों, हम बात कर रहे थे भक्ति काल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का चर्चा करनी है। फिर आपको पढ़ना है संत काव्य अर्थात ज्ञानाश्रयी शाखा, सूफी काव्य अर्थात प्रेमाश्रयी शाखा, राम भक्ति काव्य अर्थात सगुण भक्ति में राम भक्ति, और फिर आपको पढ़ना है कृष्ण भक्ति काव्य अर्थात सगुण का ये भेद। इन चारों की काव्य धाराओं की प्रमुख काव्य प्रतियां, काव्य की विशेषताएं क्या क्या है, वो पढ़नी है।
यहाँ पर स्वयं पढ़ें। विशिष्ट रचनाकारों का सामान्य परिचय, मैंने 4 रचनाकारों के नाम लिखे, और भी रचनाकार हैं जिनकी चर्चा यहाँ ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। अब हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के तीसरे भाग पर हम बात करते हैं, जिसका नाम है रीतिकाल। मेरे प्रिय साथियों, रीतिकाल का नामकरण, रीति का क्या अर्थ है? रीति का अर्थ है निश्चित परिपाटी पर रचना करना। हालांकि रीति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पंथ, मार्ग, रास्ता। यहाँ पर काव्य के संदर्भ में काव्य लिखने की शैली, पंथ, मार्ग, विशेषताओं की ओर बातचीत है। तो रीति का नामकरण और रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं और प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हुए हैं, अगली स्लाइड लूंगा। अगली स्लाइड से पहले मेरे प्रिय साथियों इधर देखिए, रीति के बारे में बात करूंगा। रीति काल में 3 प्रकार के कवि हुए हैं। कौन कौन से 3 प्रकार समझिए। एक तो हुए हैं रीतिबद्ध कवि, दूसरे हुए हैं रीति सिद्ध कवि यानी रीति सिद्ध, और साथियों तीसरे जो कवि हुए हैं वो हुए हैं रीति मुक्त कवि। मेरे प्रिय साथियों, आप लगभग सबको पता है, रीतिबद्ध कवि में मैं ज़्यादा कवियों के नाम नहीं लिख पाऊंगा। देव है, अपने भूषण हैं, ऐसे खूब सारे कवि हैं। अपने जोधपुर के भी महाराजा जसवंत सिंह जी नाम से प्रसिद्ध कवि हुए हैं, वो रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध का मतलब क्या है? रीति की जो परिपाटी है, अर्थात काव्य लिखने की जो लक्षण ग्रंथ लिखने की निश्चित परिपाटी है, उस परिपाटी में काव्य रचना करना, वो कवि क्या कहलाएं? रीतिबद्ध। दूसरे जो रीति सिद्ध हैं, इसमें बिहारी का नाम आते हैं, अर्थात परिपाटी में बंधे हुए तो नहीं थे, फिर भी उस परिपाटी का पूरा ज्ञान था, लक्षण ग्रंथों का पूरा पचा रखा था, वो रीति सिद्ध कवि कहलाए। और रीति मुक्त में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, ऐसे कवि जो स्वच्छंद थे, रीति की परिपाटी से उन्हें कोई लेना देना नहीं था, वो स्वच्छंद रूप से काव्य लिखते थे, वो कहलाते थे रीति मुक्त कवि। यहाँ पर एक घनानंद का नाम मैंने बोला था, जो प्रेम की पीर के कवि हैं, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। कवि फर्स्ट ईयर में आपने उनके बारे में पढ़ा होगा, घनानंद है बिहारी के बारे में। तो ये आपके रीतिकाल के बारे में चर्चा हुई। अब आइए इकाई 5। इकाई 5 में हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं? इकाई 5 है हिंदी साहित्य की आधुनिक काल, चौथे भाग आधुनिक काल की पृष्ठभूमि, और कुछ कवियों के नाम लिखे हुए, भारतेंदु युग, कवियों के नहीं, काल विभाजन अलग अलग किया हुआ है, उनका विवरण है। देखिए, जो आधुनिक काल है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। आधुनिक काल को भी अलग अलग काल खंडों में बांटा गया है। पहले जो कालखंड का नाम है वो क्या है? भारतेंदु युग है। भारतेंदु युग की समय अवधि क्या मानी जाती है? अलग अलग विद्वानों के मत है। मोटे तौर पर 1850 से लेकर 1900 तक की जो समय सीमा है भारतेंदु युग कही जाती है। हालांकि भारतेंदु खुद का जन्म 1857 में हुआ और ये बहुत कम समय में जीवित रहे और उनके बाद शांत हो गए, फिर भी ये हिंदी के लिए बहुत कुछ कर गए। तो साथियों, बहुत अच्छा समय आपका, मेहनत करने लग चाहिए। मैं आपके साथ हूँ, हर चीज़ आपको गाइडेंस दी जाएगी। तो प्रिय साथियों, पहला युग भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के बाद में द्विवेदी युग का समय आता है। द्विवेदी युग की समय अवधि है 1900 से लेके 1920 तक, और यहाँ पर भी लिखा हुआ द्विवेदी युग। प्रिय साथियों, तीसरा आता है उसके बाद छायावाद। छायावाद का समय क्या है? अलग अलग समय मानते हैं साथियों। 1918 से लेके लगभग 1936 के मध्य छायावाद है, और छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ है। प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। उसके बाद देखिए प्रगति एवं प्रयोग। प्रगतिवाद, प्रगति, प्रयोग। प्रगति का समय क्या माना जाता है? 1936 से लेके लगभग 1943, और उसके बाद प्रयोगवाद 1943 से लेके 1951, 55, 54, 59, 60 तक अलग अलग प्रयोग चलते रहे। तो प्रयोगवाद फिर है नई कविता। नई कविता का समय 1960 के आसपास, 1954 में हालांकि पहली नई कहानी आ गई थी। इन सब की काव्य की प्रवृत्तियां और काव्य की विशेषताएं आपको पता होना चाहिए। तो 1 नंबर बात तो ये थी। यहाँ पर दूसरी बात है प्रमुख गद्य विधाओं, निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी एवं आलोचना का उद्भव कैसे हुआ और उद्भव के साथ में विकास कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा। तो ये पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, इनके बारे में ये पूरा पेपर है
सेकंड पेपर BA सेकंड ईयर JNU। अब प्रिय साथियों, अब थोड़ी हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, आप लोग यदि स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो मैं आपके अकॉर्डिंग इस स्लाइड को डाल देता हूं। अब देखिए प्रिय युवा साथियों, अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न पत्र एवं अंक विभाजन पर, अर्थात पेपर को कितने भागों में बांटा गया है। नंबर 1 खंड क होगा। खंड क में वही 2-2 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक इकाई से क्या आएंगे 2-2, कुल 10 प्रश्न होंगे, लघु उत्तरीय होंगे, शब्द सीमा 30 होगी और नंबर भी प्रत्येक के 2 अर्थात 20 होंगे। अर्थात जो खंड क का हिस्सा है साथियों, खंड क 10 ऐसे प्रश्न आएंगे जो 2-2 नंबर के होंगे और 20 अंक होंगे। प्रत्येक इकाई से कितने प्रश्न आएंगे 2-2 प्रश्न आएंगे। अब साथियों खंड ख की बात करता हूं तो प्रत्येक इकाई से विकल्प सहित एक अर्थात कुल 5 टिप्पणी परक प्रश्न आएंगे। ये पूरा साहित्य के इतिहास है। तो 5 प्रश्न क्या आएंगे, टिप्पणी परक आएंगे, प्रत्येक इकाई से एक होगा और कुल 5 तो ये हो गए। टिप्पणी परक प्रश्न शब्द सीमा 250। यहाँ थोड़ा समस्या दी हुई है, प्रत्येक इकाई से विकल्प सहित एक कुल 5 प्रश्न तो ये हो गए। 2 प्रश्न और हैं इसमें, टोटल 7 प्रश्न है। 5 × 7 बराबर 35 प्रश्न है। आगे देखिए साथियों, प्रत्येक इकाई से, अब देखिए खंड ख की बात करूंगा। खंड ख प्रत्येक इकाई से एक आलोचनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं। अर्थात 3 बड़े प्रश्न आएंगे। 3 × 15 45 नंबर का ये होगा। ये जो 3 प्रश्न हैं वो 500 शब्दों में उत्तर देने हैं। 500 शब्दों में उत्तर देने हैं साथियों। बड़े प्रश्न हैं, 45 अंक। तो ये आपके पेपर की योजना रहेगी आगामी जो सेकेंड ईयर का पेपर है। मेरे साथियों आगे आप देख सकते हैं, हम अब चर्चा कर रहे हैं सहायक पुस्तकों की। सहायक पुस्तकें इस विषय हेतु नंबर 1 कौन सी सहायक पुस्तक है? नंबर 1 है साथियों हिंदी भाषा का इतिहास, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। थोड़ा यहाँ लाल कलर से लिखा हुआ है, आपको दिखने में समस्या होगी, मैं बोल रहा हूँ, आप ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। हिंदी भाषा का इतिहास लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय। 2 नंबर जो पुस्तक है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। बहुत अच्छी और प्रसिद्ध पुस्तक है, आपके पास ये होनी चाहिए। आगे पूरे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तार आएगी। ये जो पुस्तकें हैं ये सहायक सामग्री है, इनको आपको खरीदना है, लेकिन सब नहीं खरीद सकते हैं तो मैं जिनके ऊपर राइट का निशान लगा रहा हूँ वो खरीदें। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास डॉक्टर गुलाब राय, छोटी सी किताब आती है, ये भी आप खरीद लें। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय, ये भी ठीक है। 2 किताबें ये खरीद लें, 1 किताब ये खरीद लें। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि आचार्य महोदय 8वीं 9वीं पढ़े हुए थे। इनकी किताब का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में हिंदी साहित्य के विकास नाम से छपी थी, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये तीसरी पुस्तक है, अर्थात BA सेकेंड ईयर के 2 पेपरों के लिए। दूसरा जो पेपर है उसके लिए 1, 2 और तीसरी वो किताब खरीद लें। इन किताबों के अलावा आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। फिर आप मेरे साथ बने रहिए, आपका साथ मेरा साथ पुराना संबंध रहेगा, शानदार अध्ययन होगा, नियमित वीडियो मिलेंगे। जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मेरे चैनल पर ये वीडियो मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय साथियों। आपसे एक ही निवेदन है, इस वीडियो को BA सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के सब स्टूडेंट जो सरकारी एवं निजी महाविद्यालयों में एवं प्राइवेट अध्ययन कर रहे हैं उन तक भेज दें, उनको पता चलेगा। पासबुक कम पढ़ें, इसके लिए केवल पुस्तकें पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू साथियों। अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें और आपकी कोई भी समस्या या कुछ भी हो तो आप चैनल के जो वीडियो के है ना उसके नीचे आप कमेंट में डाल सकते हैं।